नमस्कार। आज इस वीडियो में हम गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी भाषा शैली के बारे में जानेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगी, और भी कवियों रचनाकारों के जीवन परिचय को जानने के लिए, पढ़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ जाके और भी कवियों और रचनाकारों के जीवन परिचय को, उनके बायोग्राफी को आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। और यही कहूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योरपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका पालन पोषण बहुत ही स्नेह, प्रेम और ध्यान से किया गया, क्योंकि वे अपने माता पिता की तीसरी संतान थे और इनसे पहले की 2 संतानों की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए इनके घर में इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता था। गजानन माधव मुक्तिबोध को घर में बाबू साहेब के नाम से पुकारते थे और घर में इतना किसी को प्यार नहीं मिलता था जितना मुक्तिबोध को मिलता था। ज़्यादा स्नेह और लाड प्यार के देने के कारण गजानन माधव मुक्तिबोध जो थे, ज़िद्दी हो गए थे। आगे हम इनकी शिक्षा के बारे में देखते हैं कि मुक्तिबोध के पिता इंस्पेक्टर पद पर थे और इनका तबादला आए दिन होता रहता था, इसलिए मुक्तिबोध की शिक्षा में बाधाएं आती रहती थी। ऑब्वियस सी बात है, शिफ्ट होते रहते हैं तो शिफ्टिंग में प्रॉब्लम है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, स्कूलिंग चेंज होती रहती थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन से की। 1938 में इन्होंने इंदौर के होलकर से बीए की शिक्षा प्राप्त की। 1954 में उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। अब उनके साहित्यिक जीवन और अध्यापन कार्य के बारे में जान लेते हैं। ये बहुत आसान है, आपको इस वीडियो को देखने के अलावा मुझे नहीं लगता कहीं और किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत है। आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। और आपका जो फॉर्मेट है, आपका जो पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है जीवन परिचय को देख सकते हैं। मुक्तिबोध का साहित्य के प्रति रुझान था, इसलिए वे स्कूली जीवन से ही काव्य रचना करने लगे थे। वह काफ़ी अध्ययनशील व्यक्तित्व के इंसान थे और नए क्षेत्रों का अध्ययन करना पसंद करते थे। इनकी पहली कविता तार सप्तक थी, जिसमें इन्होंने मनुष्य की अस्मिता यानी उसकी पहचान और आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है। वह तार सप्तक के पहले 3 खंडों में योगदान देने वाले कवियों में से एक हैं, जो अज्ञे द्वारा संपादित पथ प्रदर्शक काव्य संकुलों की श्रृंखला में थे। यह कविता प्रखर राजनीतिक चेतना से भी समृद्ध है। इनकी प्रारंभिक रचनाएं माखनलाल ने करमवीर में संपादित की है। सन 1942 में इन्होंने उज्जैन में मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने सन 1945 में हंस पत्रिका के संपादकीय विभाग में भी काम किया। इन्होंने अपने जीवन में कई स्थानों पर अध्यापन कार्य भी किया, यानी टीचिंग भी की इन्होंने। मुक्तिबोध जी ने अंग्रेजी, फ्रेंच सीखने के अतिरिक्त रूसी उपन्यासों, जासूसी उपन्यासों, वैज्ञानिक नॉवेल्स और अलग अलग देशों के इतिहास का भी पठन किया। सिर्फ इतना ही नहीं कि जितना वो काम कर रहे उतने ही तक सीमित थे, वो आगे भी उन्होंने अपना अध्यापन कार्य जारी रखा। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। कविता संग्रह भूरी भूरी खाकदूल, चांद का मुंह टेढ़ा है। कहानी संग्रह में काठ का सपना, विपात्र और सतह से उठता आदमी। आलोचना में एक साहित्यिकी की डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, सौंदर्य शास्त्र और समीक्षाएं। रचनावली मुक्तिबोध रचनावली जो है 6 खंडों में विभाजित है। इनकी प्रमुख कहानियाँ कुछ इस प्रकार है: काठ का सपना, अंधेरे में, क्लॉड इथरली, जंक्शन, पक्षी और दीमक, ब्रह्म राक्षस का शिष्य, प्रश्न, लेखन, विपात्र, सौंदर्य के उपासक। गजानन माधव मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताओं की और अब हम ध्यान दे लेते हैं, जिसमें है पूंजीवाद व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया है। इनकी काव्य रचनाओं में जो पूंजीवादी व्यवस्था, उसका विरोध जो है झलकता है। शुरुआत में मुक्तिबोध मार्क्सवाद के समर्थन में थे। मुक्तिबोध का मानना है कि उनका जीवन पूंजीवाद व्यवस्था की ही देन है, लेकिन पूंजीवाद व्यवस्था के शासक झूठी चमक धमक और चांद शौकत की जिंदगी जी रहे हैं। मुक्तिबोध इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थे और इसे नष्ट करना चाहते थे। मुक्तिबोध पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। इनकी कविताओं में हमें व्यंग्यात्मकता भी दिखाई देती है और अपनी काव्य रचनाओं में सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ करारे व्यंग्य भी ये करते हैं। व्यक्तिकता और सामाजिकता का उद्घाटन इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है और मुक्तिबोध की ज़्यादातर कविताओं में छायावादी शिल्प का प्रयोग हुआ है, लेकिन उनकी कविताओं में व्यक्तिकता से सामाजिकता की ओर प्रस्थान करते हैं, यानी इंसान से समाज की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने अपने खुद के दुखों को अन्य लोगों के दुखों से जोड़ने की कोशिश की है। उनके पद्यों में
पद्यों में यत्र तत्र की निराशा, अवसाद, कुंठा और वेदना का चित्रण भी हुआ है। आगे हम इनकी भाषा देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य का कला पक्ष बहुत समृद्ध था। मुक्तिबोध अपनी कविता में बिंबात्मकता का अधिक प्रयोग करते हैं। इसके कारण की कविता कई स्थानों पे जटिल हो जाती है। मुक्तिबोध बिंबात्मकता का मतलब है चीज़ों को डायरेक्ट ना कहकर उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत करना। दूसरा, मुक्तिबोध अपनी रचनाओं में कल्पना चित्र और फैंटेसी का उपयोग करते हैं ताकि वे अपनी रचनाओं को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सके। गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपने काव्य रचनाओं में अलंकारों का भी बहुत प्रयोग किया है, जैसे उपमा, अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण। इन्होंने अपनी काव्य भाषा के लिए साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है। वहीं कुछ अंग्रेजी, उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी कविता इनके द्वारा प्रयोग किए गए प्रतीकों के लिए आम लोगों के बीच मशहूर है। इनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध की अंतिम रचना वर्ष 1962 में भारतीय इतिहास और संस्कृति प्रकाशित हुई। इसके प्रकाशित होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार मुक्तिबोध से चौकन्नी हो गई और उनकी इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस घटना ने उन्हें ऐसी चोट पहुंचाई जिससे उन्हें गहरा दुख हुआ और हृदय को गहरी चोट पहुंची, और 17 फरवरी 1964 को पैरालिसिस ने इन्हें धर दबोचा और उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल भोपाल में एडमिट किया गया। इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था और इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने पर इन्हें दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिट करवाया गया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। 8 माह तक जिंदगी व मौत के बीच संघर्ष करने के बाद गजानन माधव मुक्तिबोध का 11 सितंबर 1964 की रात्रि को देहावसान हो गया। तो यहाँ पर इनका जो परिचय है समाप्त होता है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। दोबारा कहूँगी, किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ और भी रचनाकारों की जीवनी को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर और भी रचनाकारों को ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।